Assalamu alaikum dear students and welcome to your lecture number 5 and लास्ट लेक्चर में बेटा हमने जो डिस्कस किया था जहाँ तक हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था वो एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि नॉर्मली एरोमेटिक नहीं होते लेकिन उनकी आयनिक फॉर्म्स जो हैं वो एरोमेटिक हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पहले रिवाइज़ करवा दूँ एरोमेटिक होने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ज़रूरी हैं। तो बेटा एक चीज़ ज़रूरी है कि हकल नंबर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उस एरोमेटिक कंपाउंड में वो हकल नंबर को फॉलो करें। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था ये दिस इज़ नॉट द ओनली कंडीशन। ठीक है, दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपाउंड टू बीइंग एरोमेटिक। तो जो बाकी कंडीशंस हैं उनमें हमारे पास एक शामिल होती है कि प्लेनर हो। ठीक है, कि जो जितने भी जो है वो एटम्स हैं उस कंपाउंड में जिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर हैं जिन ऑर्बिटल्स में जो है वो मूव कर रहे हैं वो प्लेनर होने चाहिए, एक ही प्लेन पे होने चाहिए। और इसके अलावा बाकी एक और कंडीशन भी जैसे कि हमने देखी थी कि इसके अलावा जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज जो है वो लाजमी होने चाहिए तमाम के तमाम कार्बन्स। ठीक है, या इवन अगर कार्बन के अलावा भी कोई एटम है हेट्रो एटम तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड में होना चाहिए। तो इसी बात को अब आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल पे चलते हैं जो कि हमारे पास है साइक्लोपेंटाडाइन की। ठीक है, इसको रिलेट करते जाया करें फ़ौरन। साइक्लोपेंटा मींस के साइक्लिक स्ट्रक्चर है और पेंटा मींस 5 के 5 कार्बन है। ठीक है, डाई इन का मतलब कि 2 डबल बॉन्ड है। तो बेटा ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है, दिस इज़ साइक्लोपेंटाडाइन। इसके अंदर एक कार्बन जो है जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं CH2 वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो साइक्लोपेंटाडाइन जो है दिस इज़ नॉट एरोमेटिक। ठीक है, बेशक इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 हैं, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड हैं तो ऑब्वियसली पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। लेकिन ये और 4 जो है वो आपके पास लाइक अगर आप उसमें हकल नंबर में देखें तो वो उसको भी नहीं करता फॉलो। ठीक है, तो इधर से हमारे पास जो हाइड कार्बन है एक वो भी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। लेकिन बेटा जब आप इस जो है वो कंपाउंड को यानी साइक्लोपेंटाडाइन को किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एक बड़ा पेकुलियर सा बिहेवियर साइक्लोपेंटाडाइन शो करता है और वो ये है कि ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। और एसिडिक आपको पता है जब भी किसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि दैट इट हैज़ अ एसिडिक बिहेवियर तो इसका मतलब कि अगर उसमें कोई हाइड्रोजन मौजूद है कोई स्पेसिफिक हाइड्रोजन तो वो लूज़ जो है अंडर कंडीशन वो क्या हो जाएगी जी, लूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये एसिड्स की वैसे भी प्रॉपर्टी है कि दे लूज़ प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी हम इसे किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं ये इस फॉर्म में BH की फॉर्म में जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाती है और पीछे हमारे पास जो है वो रह जाता है यहाँ पे इस तरह से एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर से 2 हाइड्रोजन थी ना, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई बेटा ये कार्बन जो है अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की कैटेगरी में आ गया है। क्यों? बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या है कि जी कार्बन जिसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर 3 बनाए हुए हैं, 3 से ज़्यादा नहीं बनाए हुए तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो इसको हम यूँ भी लिख लेते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अच्छा, अब क्योंकि प्रोटॉन निकला है, प्रोटॉन के ऊपर यानी हाइड्रोजन निकली है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पीछे जो आपके पास रह जाएगा साइक्लोपेंटाडाइन उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन। ओके, सो अब ये जो आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल का एनाइन बन चुका है, अब इसके अंदर बेटा वो तमाम कंडीशंस फुलफ़िल हो चुकी हैं। प्लेनर तो ये पहले ही थे और दूसरी बात sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए हैं सारे कार्बन 5 के 5। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, मैं यहाँ पे से आपको बताती हूँ, ये अब आप पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी रीडिंग्स करवाई हैं जो हम पीछे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। तो इसमें आप देखें कि जो इसकी कैटाइनिक फॉर्म है, ठीक है, यानी कि जब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है किसमें से, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की स्पीशीज़ में से, तो फिर हमारे पास देखिए 5 कार्बन है ना, तो 5 ही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल थे। ठीक है, वो 5 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि जी एक ऑर्बिटल ये है 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैटाइन कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन
रिमूव हो जाए। तो बेटा 5 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, कितने बचे 4, 4 इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे 1 2 और उसके बाद ये 3 और 4। ठीक हो गया। इसी तरह इसका एनाइन देखें, एनाइन में क्या होगा, जो अभी हम पीछे बात भी कर रहे थे जिसकी, एनाइन के अंदर जो है प्रोटॉन निकल गया है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। वो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन दे के गया है कार्बन को, ठीक है। तो ये इस तरह से निकल जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा जी। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 5 + 1 = 6। तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे यूँ। और अब आपको पता है कि जो 6 है, दिस इज़ अ हक्कल नंबर, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये हक्कल नंबर है। तो जो अब आपके पास ये हमारे पास पहली जो है वो आपके पास एग्जांपल हो गई है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की, उसका कैटाइन एनाइन हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आपको ये पता हो, इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जी साइक्लोपेंटाडाइइन तो एरोमेटिक नहीं थी, लेकिन साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन जो है वो क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं जी, साइक्लोहेप्टाट्राईन। साइक्लोहेप्टाट्राईन जो है वो हमारे पास, हेप्टा मीन्स 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 जो है वो कार्बन है और ट्राईइन है तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि हक्कल नंबर तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी कि तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, तो वो नहीं कर रहा, बिकॉज़ यहाँ पे एक मिथाइलिन, इसे कहते हैं मिथाइलिन, ये जो CH2 है ना, CH2 लगा हुआ है जो, ठीक है, इसको कहते हैं मिथाइलिन, ठीक है। ये मीथेन से निकला है। मीथेन CH4 होता है। अगर आप मीथेन में से 2 हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह कुछ भी और लगा दें तो वो मिथाइलिन का बन जाता है, ठीक है। इसलिए से मिथाइलिन भी कहा हुआ होगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अगर वो ये कह रहे हैं कि जी हेप्टाट्राईइन तो एरोमेटिक नहीं है, इसमें से जब वो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है कि इसके अंदर जो है वो साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटाइन, या फिर इसे हम ट्रोपाइलियम कैटाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है कि अब इसकी तमाम कार्बन्स क्या हो गई हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गई हैं, ठीक है। तो इसकी भी इन्होंने जो है वो यहाँ पे नीचे ये इन्होंने बताया हुआ है कि कैटाइन और एनाइन दोनों फॉर्म में। तो बेटा टोटल 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो कैटाइन में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 7 - 1 = 6। तो कैटाइन के केस में इसके क्या हो जाएंगे जी, 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंड 6 इज़ अ हक्कल नंबर, सो इट विल बी एरोमेटिक। यानी कि जो साइक्लोहेप्टाट्राइन का कैटाइन होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अच्छा, अब इसके एनाइन की तरफ चलते हैं जी। जो साइक्लोहेप्टाट्राईन का एनाइन है वो हमारे पास उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 7 + 1 = 8 हो जाएंगे टोटल। तो 8 जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज कर लेंगे, और 8 आपको पता है कि ये हक्कल नंबर नहीं है, ठीक है। सो दिस विल नॉट बी एरोमेटिक। सो साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल का कैटाइन एरोमेटिक होगा, जबकि उसका एनाइन दिस विल नॉट बी एरोमेटिक। यहाँ पे होगा, लिखा भी है जैसे कि I think here cycloheptatrienoyl anion will have 8 pi electrons, which is not a Huckel number. It is therefore not expected to be aromatic. तो इसलिए ये क्या है, ये एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। आगे मैं ज़रा क्विकली कर लेती हूँ, अब आपको समझ आ गई होगी इसकी एनाइंस की कि कैटाइन या एनाइन को आपने किस तरह से देखना है। फिर है बेटा साइक्लो, ये नैनो टेट्राइनाइल होना चाहिए था। यहाँ पे आई थिंक इन्होंने इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, बट ये 9 मेंबर्ड होता है कार्बन, ठीक है। तो 9 मेंबर्ड है तो मतलब कि 9 कार्बन हैं, और 9 कार्बन हैं और उनमें से 4 क्या हैं, डबल बॉन्ड है उनमें, ठीक है। 4 डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि आपके पास है, अच्छा सॉरी, जब 9 कार्बन हैं तो 9 ही अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसके कैटाइन में क्या हो जाएगा, 9 - 1 कितने रह गए जी, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके कैटाइन में। इस तरह से अपने आप को उन्होंने अरेंज किया होगा। तो इसका कैटाइन जो है वो क्योंकि हक्कल नंबर को फॉलो नहीं कर रहा, सो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। एनाइन को देख लेते हैं। एनाइन इसका कैसे होगा, 9 + 1 = 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हो जाएंगे इसके एनाइनिक स्टेट में। अब 10 इज़ 10 हक्कल नंबर, फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए कि 4n + 2 का रूल अप्लाई करें। अगर n की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 = 8, 8 + 2 विल बी 10। येस, 10 इज़ अ हक्कल नंबर। सो इसका जो एनाइन है साइक्लो नैनो टेट्राइनाइल का, इसका एनाइन क्या है, एरोमेटिक है, और कैटाइन जो है वो एरोमेटिक
नहीं है, ठीक है। दिस इज़ दैट सिंपल, ठीक है। ये बहुत आसान है। इस आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं किसी भी कंपाउंड को कैटेगराइज करने के लिए कि आइदर दिस विल बी एरोमेटिक और नॉट, ठीक है। तो इसके बाद है जी साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। ऑक्टाटेट्राइन 8 जो है वो कार्बन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ये डबल बॉन्ड है इस तरह से। और यहाँ पे है इट इज़ नॉट ओनली द ऑड मेंबर रिंग दैट यील्ड एरोमेटिक आयंस, सम आयंस ऑफ इवन मेंबर रिंग कैन आल्सो हैव द एरोमेटिक स्टेबिलिटी। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ साइक्लोऑक्टाटेट्राइन विच इज़ नॉट एरोमेटिक रिएक्ट्स रेडिली विद अल्कली मेटल्स इन एन ईथर एंड टेट्राहाइड्रोफुरॉन टू फॉर्म अल्कली मेटल सॉल्ट्स ऑफ साइक्लोऑक्टाटेट्राइन डायनाइन। वो कह रहे हैं कि ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, अगर आप इसे जो है वो पोटाशियम के साथ यानी किसी भी अल्कली मेटल के साथ, सोडियम या पोटाशियम के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ये THF कहते हैं। ये सोल्यूशन होता है बेटा, सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ होता है टेट्राहाइड्रोफुरॉन, ठीक है। तो उसके सोल्यूशन में वो कह रहे हैं अगर आप इसको ट्रीट करवाएं विद एनी अल्कली मेटल तो ये साइक्लोऑक्टा टेट्रा इनाइल डाई एनाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास जो है 2 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं इसके ऊपर जो है रिंग के ऊपर। तो ये इन्होंने नीचे उसके कैटेगराइज कर दिया है डाई कैटाइन और डाई एनाइन। अब डाई कैटाइन डाई एनाइन क्या है? कैटाइन का मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, एनाइन का मतलब 1 नेगेटिव चार्ज। तो डाई का मतलब है 2, ठीक है। डाई कैटाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और डाई एनाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुके हैं। तो बेटा यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। डाई कैटाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो 8 - 2 विल बी 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? 6 इज़ अ हक्कल नंबर। तो जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है ये नॉर्मली एरोमेटिक नहीं होता, लेकिन इस स्टेट में एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है, अपनी डाई कैटाइन, कैटाइन नहीं डाई कैटाइन की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह डायनाइन को देखें। डायनाइन के स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन में? 8 + 2 = 10। तो 10 इज़ अगेन, ये कितने आगे थे? 6 और यहाँ कितने जी? 10। तो 10 इज़ अगेन अ हक्कल नंबर। तो जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है इसका डाई कैटाइन और डायनाइन क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। सॉरी, ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास जो है वो सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये ज़्यादा इसीलिए इसके डाइकेटाइन और डायनाइन जो है वो स्टेबल्स भी हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनालीन्स, ठीक है। तो यहाँ तक जो एनाइंस और कैटाइंस की डिस्कशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ भी है। वो कह रहे हैं कि ये जितने भी हमने पीछे कैटाइंस या एनाइंस का जिक्र किया है जो कि एरोमेटिक हैं, ये सारी उन्होंने लिस्ट दी हुई है, ठीक है, वही जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे तमाम कैटाइंस या एनाइंस जो कि बेंजीन रिंग जैसे नहीं हैं, बेंजीन रिंग तो 6 मेंबर रिंग है ना, ठीक है, जो कि बेंजीन रिंग नहीं हैं लेकिन फिर भी एरोमेटिक हैं, उन्हें हम नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एजोलीन जो है बेटा ये आइसोमर है नेफ्थलीन का। जैसे नेफ्थलीन है बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं होता। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला। तो इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं जी? 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सो नेफ्थलीन इज़ अ 10 कार्बन मेंबर्ड रिंग, डबल रिंग होते हैं इसमें, ठीक है। तो एजोलीन जो है ये नेफ्थलीन के एक्चुअली आइसोमर हैं। इनमें भी टोटल कार्बन का नंबर जो है वो 10 ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में हो। यानी कि वो यूँ भी हो सकता है कि 4 मेंबर्ड और उधर से 6 मेंबर्ड, यूँ भी हो सॉरी, ये तो 4 मेंबर्ड 6 नहीं बल्कि 5 मेंबर्ड और दूसरी तरफ कोई और मेंबर्ड रिंग हो, ठीक है, यूँ हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर जो है वो नीचे बनाया भी हुआ है एजोलीन का। वो कह रहे हैं कि एजोलीन में से अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो इन सर्टन केसेस जो है वो हमारे पास जो है एजोलीन भी जो है वो एरोमेटिक हो सकता है। नेफ्थलीन के साथ, नेफ्थलीन तो ऑब्वियसली एरोमेटिक है ही है, तो उसके साथ एजोलीन भी जो है ये भी एरोमेटिक हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ 5 मेंबर रिंग, ये इसके एजोलीन की बात हो रही है। इट हैज़ अ कंसिस्ट ऑफ अ 5 मेंबर रिंग हैविंग 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अ 7 मेंबर रिंग हैविंग 7 सॉरी एक मिनट हैविंग 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फ्यूज टुगेदर, ये यहाँ पे बताया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये वाला रिंग 7 मेंबर्ड है, ये वाला रिंग क्या है? 5 मेंबर्ड है। अगर आप टोटल करेंगे ना इलेक्ट्रॉन कार्बन को काउंट तो वो 10 नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं ऑल्दो नन ऑफ दीज रिंग्स सिस्टम सेपरेटली इज एरोमेटिक, लेकिन एजोलीन एज अ होल क्या होता है? एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल होगी हमारे पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड की।
ये जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है वो बताया हुआ है। सो इस तरह एजुलिन की जो है वो बेटा डायपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करता है और उसका डायपोल मोमेंट तकरीबन 1/, के जो है वो करीब होता है। फर्दर मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रेफरेंशियली अकर्स एट द 5-member रिंग ऑफ एजुलिन सिंस दिस इज़ मोर इलेक्ट्रॉन रिच दैन द 7-member रिंग। और इसके अलावा कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर इसके ऊपर जो सब्सटीट्यूशंस होती हैं, यानी कि जहाँ पर आकर नया सब्सटेंट लगता है, वो 5-membered वाला जो है रिंग, यानी कि ये वाली साइट यहाँ पे आके किसी भी सब्सटेंट के लगने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट। क्योंकि ऐसा क्यों है, आप देख रहे हैं कि ये वाला जो रिंग है इसके ऊपर नेगेटिव हमने चार्ज, नेगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जो आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और जो इसकी 7-member रिंग वाली साइट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमेशा वहाँ पर होते हैं, उस साइट पर होते हैं कंपाउंड की जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल हियर यू मे आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।